हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संरचना जो अपना चैप्टर है उस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सबसे पहले हम थ्योरी जानेंगे, फिर इसके बाद जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट हैं पूरी थ्योरेटिकल नहीं समझेंगे, बल्कि कॉन्सेप्ट को एक पॉइंट वाइज समझेंगे। हमारा उद्देश्य होगा क्वेश्चन करना, ना कि थ्योरी को रटना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन इतने होंगे कि आप सोच नहीं सकते, जो परमाणु के संरचना से रिलेटेड। और हम आज इस चैप्टर में जितना हो सके उससे अधिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है हमारा परमाणु की संरचना। देखिए, परमाणु की संरचना थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी चीजों को समझेंगे स्मार्टली। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, चूंकि हमारा चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसका मतलब हम इस चैप्टर में जो एटम के स्ट्रक्चर को समझेंगे, ये कैसे बना और इसकी नींव कैसे रखी गई। इस पूरी जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना से पहले हम ये जानते हैं पदार्थ क्या होता है। देखिए, पदार्थ यानी कि मैटर, इसे हम हिंदी में द्रव्य भी कहते हैं। दुनिया की हर वह वस्तु, क्या कह सकते हैं, हर वह वस्तु, हर एक वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ जगह घेरे, वो एक पदार्थ है। यानी कि अगर मैं सिंपल और आसान डेफिनेशन देखूं, पदार्थ यानी कि मैटर। मैटर कहने का मतलब ये है जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरे, वो मैटर है। लाइक ये देख रहे, ये एक बॉक्स है। ये बॉक्स का अगर मैं मशीन पर रखूं, कंप्यूटर मशीन पर, वेटिंग मशीन पर, तो इसका 10-5 ग्राम कुछ वेट होगा और ये कुछ स्थान भी घेरेगा। तो ये एक मैटर है। आप कहोगे कि फीलिंग, मैं सोचता हूँ, क्या सोचना एक मैटर है? नहीं, क्योंकि क्या आप जो सोच रहे हैं उसको अपने दिमाग से निकाल कर वेटिंग मशीन पर रख सकते हो कि वो उसका वेट बता दे, या आप कह सकते हो कि अपने हाथ पर रख लोगे कि वो स्थान घेरे? नहीं रख पाओगे ना, तो वो मैटर नहीं है, क्योंकि ना तो उसका द्रव्यमान है और ना ही वो स्थान घेरता है। इसीलिए दैट्स नॉट अ मैटर। वो द्रव्यमान यानी कि द्रव्य नहीं है। पदार्थ को ही क्या कहते हैं? द्रव्य। द्रव्य द्रव्य द्रव अलग होता है, द्रव्य अलग होता है ना। द्रव और द्रव्य दो अलग अलग चीजें हैं। इसका देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले जो परमाणु के बारे में बताया था वो है हमारे डाल्टन अंकल, है ना। डाल्टन जी जो हैं, जो हमारे एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी कि इन दिस होल वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में कोई भी पदार्थ होगा वो किससे मिलकर बना होगा? परमाणु। या उन्होंने सीधा ये कहा था कि डाल्टन साहब ने कि एटम ए प्लस टम, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है। देखिए, आपने सुना होगा कि किसी भी वर्ड के पहले, जैसे विभाज्य है, उसके आगे आ लग जाएगा तो वो नॉट का रिप्रेजेंट करती है, नॉट को। उसी प्रकार
जो ए प्लस टर्म यानी एटम, डाल्टन साहब ने कहा था, जो डाल्टन अपने अंकल है, उन्होंने कहा कि जो एटम है ना वो दो चीजों से मिलकर बना है, आ प्लस टम, आ प्लस टम यानी कि परमाणु। इसी को क्या कहते हैं, एटम को हिंदी में परमाणु, है ना। कहने का मतलब आ प्लस टम, और आ का अर्थ होता है नॉट और टम का अर्थ होता है अविभाज्य, या कह सकते हैं कि नहीं, मतलब होता है डिविजिबल, टर्म का डिविजिबल। देखो आ का मतलब होता है नॉट और टर्म का अर्थ होता है डिविजिबल, यानी कहने का तात्पर्य इतना है कि जो नॉट डिविजिबल हो, जो नॉट डिविजिबल हो उसे हम एटम कहते हैं। यानी कि इन्होंने ये कहा कि परमाणु एक ऐसा किसी पदार्थ का मूलभूत कण है जिसे हम विभाज्य नहीं कर सकते, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। हाँ, और आप एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, ईटी, ईंटो पग नाचो। देखो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, ई फॉर पी फॉर प्रोटॉन, जी फॉर गोल्ड स्टीन। यानी कि जो जे थॉमसन और सी फॉर चैडविक, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इज दैट क्लियर? नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, देखिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं, वो है डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत, है ना। यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सबसे पहले हमें समझा पदार्थ क्या है, उसके बाद जो एटम शब्द डाल्टन ने कैसे सोचा, आ प्लस टर्म, ए प्लस टर्म, ए का अर्थ होता है नॉट और टर्म का अर्थ होता है डिविजिबल। देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी कि इन्होंने, डाल्टन साहब ने एक परमाणु से रिलेटेड एक सिद्धांत दिया था जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। प्रथम नियम क्या, मतलब इन्होंने अपने नियम में कुछ पॉइंट दिए थे। पहला पॉइंट ये कहता है कि प्रत्येक पदार्थ या तत्व अति सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, अविभाज्य, अदृश्य कण से, अदृश्य कण परमाणु से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट क्या है, देखिए अगर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सिर्फ की पॉइंट को लिखते हैं। पहला ये बोला कि अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, अविभाज्य, अत्यंत सूक्ष्म, अविभाज्य तथा अदृश्य कण से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु। पहला पॉइंट ये है, क्लियर। नाउ सेकेंड पॉइंट देखो, क्या पहला पॉइंट क्लियर, सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट यह कहता है किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान प्रकृति के होते हैं। कोई तत्व है, उसके आप कहीं से भी आप गए, लाइक उन्होंने कहा था कि आप मान लो कोई एक परमाणु ले लो, लाइक आयरन है, वो चाहे आप इंडिया का आयरन हो, पाकिस्तान का हो, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, किसी भी देश का आयरन का परमाणु आप लेके आओगे, हर एक परमाणु की प्रकृति कैसी होगी, एक समान होगी। ये कहने वाले अपने कौन है, डाल्टन। यानी किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान प्रकृति के होंगे, है ना। यानी कि इनका सीधा सीधा मतलब था, मान लो ये आयरन का एक वो है, क्या कहते हैं, एक सॉल, या क्या कह सकते हैं इसे, एक प्लेट है आयरन की, ठीक है, एक आयरन प्लेट है, आयरन रॉड, आयरन बॉक्स, इसे आयरन बॉक्स कह दो, है ना। ये एक लोहे का बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के जितने भी परमाणु होंगे, मतलब इस आयरन के जितने भी परमाणु होंगे वो एक समान प्रकृति के होंगे, ऐसे ये कहने वाले अपने डाल्टन साहब थे। क्या कहा था इन्होंने, जो किसी तत्व है, यानी कि तत्व के सभी परमाणु समान, एक समान प्रकृति के होंगे, एक समान प्रकृति के होंगे। सीधा इन्होंने यही कह दिया कि कोई भी तत्व, किसी भी तत्व के सभी परमाणु एक समान प्रकृति के होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा, एक सेकेंड,
हाँ, देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है, तीसरा पॉइंट अनुसार ये कहता है कि भिन्न भिन्न परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के, कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न परमाणुओं के नहीं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी भिन्न होते हैं। इन्होंने अब पहला पॉइंट क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ नहीं, प्रत्येक तत्व अत्यंत सूक्ष्म, अविभाज्य तथा अदृश्य कण परमाणु से मिलकर बना है। दूसरा नियम इन्होंने कहा है कि कोई भी तत्व के सभी परमाणु एक समान प्रकृति के होते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा विभिन्न, या कह सकते हैं भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। चौथा देखो पॉइंट, चौथा पॉइंट बहुत ही एक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या सदैव नियत रहती है। एक तत्व के किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या सदैव नियत रहती है। क्या कि एक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या, यहाँ पर कुल और लिख लो, कि एक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या सदैव नियत रहती है। यानी कि एक तत्व के सभी परमाणुओं की संख्या सदैव नियत रहती है। ये है अपना डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत। ये 4 पॉइंटों में हमने उड़ा दिया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को। लेकिन अब हम जान लेते हैं क्या वर्तमान में ये सारी चीजें सही हैं। देखो इनकी देखो पहला पॉइंट इससे गलत हो गया कि परमाणु इन्होंने कहा अविभाज्य है, लेकिन परमाणु विभाज्य है। क्यों? क्योंकि अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होगा, इसका मतलब हमने उसको विभाज्य करके देख लिया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान प्रकृति के होते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन के देखे जाएं तो एक परमाणु तो उसका 1H1 जिसे प्रोटियम कहते हैं, दूसरा परमाणु ड्यूटेरियम होता है, तीसरा प्रोटियम होता है। तो ये तो भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं। तो दूसरा पॉइंट इनका यहाँ से गलत हो गया। इन्होंने कहा था कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान प्रकृति के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। तीसरा पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। आपने कभी समभारिक सुना है? समभारिक, तो समभारिक में इस चीज को गलत करता है। कैसे करता है हम आगे जानेंगे। इसके बाद देखिए परमाणु कुल संख्या नियत रहती है। क्या आपने किसी तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या नियत रहती है? कभी आपने नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि कोई भी जो तत्व होता है ना, वो कॉन्टिन्यूसली अपने से अंदर से ऊर्जा निकालता रहता है। तो जब ऊर्जा निकालता रहेगा इट मीन्स उसमें परमाणु संख्या कम होती चली जाएगी। इट मीन्स परमाणुओं की कुल संख्या नियत नहीं रहती है। तो इनके सभी पॉइंट गलत हुए। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक ऐसा पॉइंट बताओ जो अभी भी लागू है। तो वो पॉइंट ये है कि जब भी कोई अणु दूसरे अणु से अभिक्रिया करता है तो पहले अणु परमाणुओं में टूटता है, फिर रिएक्शन करता है। ये पॉइंट अभी भी जारी है और सही है, यानी कि इन्होंने जो बताए थे उनके पॉइंट के अनुसार। अब इसके बाद देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज, देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है। देखो खोज के लिए एक प्रयोग हुआ था, विसर्जन नली प्रयोग। विसर्जन नली प्रयोग, विसर्जन नली प्रयोग। देखिए विसर्जन नली एक ऐसी नली होती है जिसका दाब बहुत कम होता है, मतलब उसके अंदर निर्वात क्रिएट किया जाता है, वो विसर्जन नली कहलाती है ना। वैक्यूम ट्यूब एक्सपेरिमेंट समथिंग इसका इंग्लिश होता है। तो विसर्जन नली प्रयोग कैसा होता है आइए समझते हैं। सबसे पहले
आप डायग्राम को इधर देखिए। सबसे पहले हम इस प्रकार से ऐसा दो रॉड, एक होगा इलेक्ट्रोड, एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड, है ना। देखिए जो नेगेटिव पार्ट से बैटरी के नेगेटिव पार्ट है वो होगा कैथोड, है ना। जो पॉजिटिव है वो होगा एनोड, ये एनोड जो कि पॉजिटिव, और ये है कैथोड जो कि नेगेटिव है ना। इतना पॉइंट क्लियर होगा, है ना। ये है अपना, और यहाँ पर एक वैक्यूम ट्यूब लगा है, यानी कि निर्वात, यहाँ पर एक वैक्यूम मतलब वैक्यूम पंप है, यहाँ पर क्या निर्वात पंप, यहाँ पर एक निर्वात पंप लगा हुआ है। तो ये जो नली है ना, इसी को हम विसर्जन नली कहते हैं। और एक और बात, इस नली का दाब, मतलब यहाँ पर हम जो वोल्टेज लेते हैं वो 10⁻³ वोल्ट लेते हैं, वैक्यूम जो लेते हैं वो प्रेशर लेते हैं वो 10⁻⁵ बार लेते हैं, है ना। तो ये है अपना एक, कह सकते हैं डायग्राम, ये अपना डायग्राम है जिसमें ये अपना कैथोड, ये एनोड, ये निर्वात पंप है, ये विसर्जन नली है, इधर एक बैटरी लगी हुई है जिसका वोल्टेज बहुत हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो कैथोड है, ये जो कैथोड है वो क्या करेगा, और हम एक चीज और करेंगे, रुकिए, यहाँ पर हम जिंक की परत ऐड कर देंगे, है ना। यहाँ पर जिंक की परत कोटेड, है ना, जिंक कोटेड यहाँ पर ऐड कर देंगे। कहाँ पर, जो इस तरफ किसके साइड, एनोड के साइड, है ना। हाँ, तो जब देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको समझिए। देखिए यहाँ से जब हाई वोल्टेज जाएगा, हाई वोल्टेज मतलब उच्च विभव, मतलब जब यहाँ से जो 10⁻³ वोल्ट और तथा निम्न दाब जो कि 10⁻⁻5 mm ऑफ Hg, इसको आप mm ऑफ Hg लिखें, क्या mm ऑफ Hg कितना, 10⁻⁻5 mm ऑफ Hg। सबसे पहला पॉइंट यही है कि जब हम विसर्जन नली प्रयोग में जो विभव होगा वो 10⁻³ यानी कि उच्च विभव और निम्न दाब लेंगे जो कि 10⁻³ mm ऑफ Hg है। कुछ किरणें, फिर हम एक चीज देखेंगे, कुछ किरणें कैथोड से, यहां से देखिए, यहां से एनोड की तरफ हमें जाती हुई दिखाई देंगी। कुछ किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। देखो समझो, सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज आए, यहाँ से जो मान लो यहाँ पर एक कोई गैस भरी हुई है, ठीक है। देखो समझो, सबसे पहले जो अभी कोई यहाँ पर वैक्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हाई उच्च विभव गया, उच्च विभव जाने के बाद कैथोड से, कहां से, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें हमें दिखाई दी। हमने पूरा ऐसा सिस्टम लगाया, तो हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, कौन, थॉमसन साहब ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और उन्हें कैसे पता चला कि किरणें तो अदृश्य हैं, तो इन्हें ऐसे पता चला कि उन्होंने यहाँ पर ना जिंक जो होता है ना, उस पर जब पार्टिकल गिरा, इलेक्ट्रॉन जब गिरे, तो वहां पर ना लाइट जली, मतलब प्रतिदीप्ति उत्पन्न करी। तो उन्होंने समझा कि मतलब पूरे पर किया था उन्होंने, जिंक की परत को कोटेड किया था, लेकिन वो सिर्फ इधर दिखा। तो उन्होंने सोचा कि कैथोड किरणें कहां से निकल रही हैं, नेगेटिव से, है ना। तो ये पार्टिकल जा कहां रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, यानी कि जो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इट मींस जो यहाँ से कण निकल रहे हैं वो नेगेटिव हैं,
यानी कि वो यहीं से इन्होंने लगाया कि जो ये किरणें हैं वो नेगेटिव हैं, यानी कि यही किरणें इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इलेक्ट्रॉन खोज की। सबसे पहले समझो कि एक सेटअप लगाया विसर्जन नली का, किसने? जे थॉमसन साहब ने। ऐसा सिस्टम क्रिएट किया। सिस्टम क्रिएट करने के बाद यहाँ पर उन्होंने जिंक की परत लगाई, तो यहाँ से कुछ किरणें गई, यहाँ पर टकराती हुई दिखाई दी। उनके दिमाग में अचानक स्ट्राइक हुआ कि अगर कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, यदि कैथोड नेगेटिव से किरणें निकल रही हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, इट मींस नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, दैट मींस जो किरणें हैं वो नेगेटिव है। और इन्हीं आगे चल के इन नेगेटिव किरणों को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आइए और देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझो ये अपना, आई होप आपको ये पूरा डायग्राम समझ आ गया होगा कि कैसे ये कैथोड किरणें यहाँ से निकली और इनको कैसे उन्होंने पहचाना कि ये इलेक्ट्रॉन है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये डायग्राम आपको क्लियर होगा कि निर्वात क्या होता है, निर्वात ट्यूब। देखिए पॉइंट देखिए, सबसे पहले तो हमने देख लिया कि हाई वोल्टेज लो प्रेशर, पहला पॉइंट क्या? हाई प्रेशर या बोले उच्च वोल्टेज और निम्न दाब। कितना निम्न? 10⁻⁵ mm ऑफ Hg, और ये 10⁻³ वोल्ट। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट अगर देखें तो जो कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? किरणें दिखाई देती हैं। और इन्हीं किरणों को क्या कहा जाता है? एनोड किरणें। इन्हें एनोड किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड किरणें। चुप, ना, एनोड किरणें नहीं, कैथोड किरणें, क्योंकि कहां से निकल रही हैं? कैथोड से। इन्हें कैथोड किरणें कहते हैं। तो कैथोड किरणें क्या होती हैं? जब हम पूरा एक विसर्जन नली का सेटअप लगाते हैं तो उसमें कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें दिखाई देती हैं, इन्हें कैथोड किरणें कहते हैं। आगे समझो, डिस्चार्ज नली यानी कि विसर्जन नली के ऊपर व नीचे पॉजिटिव नेगेटिव लगाने पर, देखो समझो ये अपने क्या किया था, एक पूरा जो अपनी विसर्जन नली थी, इस विसर्जन नली के ऊपर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लगा दिए, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो हम क्या देखते हैं, जो किरणें है ना, जो यहाँ से किरणें कहाँ से निकल रही थी? कैथोड की तरफ से। वो किरणें पॉजिटिव की तरफ यानी कि प्लस की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो थर्ड पॉइंट यही है कि विसर्जन नली के दोनों तरफ पॉजिटिव नेगेटिव लगाने पर किरणें पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होती हैं। किसकी तरफ आकर्षित होती हैं? पॉजिटिव की तरफ। यहां से आप देख सकते हैं ये कैसी हैं? नेगेटिव, यानी कि जो किरणें हैं वो ऋण आवेशित हैं, तभी तो वो धन आवेशित की तरफ अट्रैक्ट हुई, वरना वो अगर धन आवेशित होती तो ऋण आवेश की तरफ अट्रैक्ट होती, लेकिन वो नहीं हुई, इसका मतलब वो ऋण आवेशित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अवरोध रखने पर। देखिए यहाँ पर देखिए, इसको इरेज करने के बाद यहाँ पर देखिए आप, अब बीच में ये देखो, ये एक हमारी नली है। कौन सी नली? विसर्जन ट्यूब, मतलब विसर्जन नली है ना। इस नली में हमने एक, यहाँ से देखो कुछ किरणें जा रही हैं, तो हमने एक अवरोध रख दिया बीच में। क्या रखा? एक अवरोध रखा, मान लो पंखा रख दिया यहाँ पर बीच में, कोई एक नॉर्मल बना के। अवरोध रखने पर छाया प्राप्त होती है।
यानी कि हमें एक नीचे यहाँ पर एक छाया प्राप्त हुई। क्या? नीचे हमें छाया। जब हमने इस ट्यूब में कोई एक अवरोध रखा तो हमें छाया प्राप्त होती है, तथा एक पंखे को रखने पर उन्हें घुमाती है। समझो समझो, चौथा पॉइंट क्या कहता है कि अवरोध रखने पर, क्या रखने पर? अवरोध रखने पर छाया बनाती है। तथा ये पंखे को भी घुमाती है। अवरोध रखने पर ये छाया बनाती है और पंखा रखने पर उसे घुमाती है। देखिए, ये हमारे विसर्जन नली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो हमने लास्ट लाइन ये लिखी है, इसका एक बार और एक चीज है। देखिए, कैथोड के लिए Q/m यानी कि आवेश अपॉन द्रव्यमान। देखिए, जो कैथोड किरण अभी हमने पढ़ी है, ये देखिए, ये है कैथोड किरण, यही अभी जो हमने पढ़ा है, उसके लिए Q/m की वैल्यू समझो। Q/m, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, समझो। ये आई होप आप इलेक्ट्रॉन की खोज जो थी, यही जो कैथोड किरण है ना, इन्हीं को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। इन्हीं को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जो विसर्जन नली में हमने अलग अलग गैसेस भरी, अलग अलग गैसेस भरी। मान लो विसर्जन नली जो थी हमारी, ये इसमें हमने बहुत सारी, पहले मान लो गैस 1 भरी, फिर गैस 2 भरी, फिर गैस 3 भरी, फिर गैस 4 भरी, ऐसे ही हमने कई सारी गैस भरी। तो हम क्या देखते हैं, इन सभी गैसों के लिए Q/m की वैल्यू सेम रहती है। यानी कि द्रव्यमान में जो Q है वो है आवेश और द्रव्यमान का अनुपात सभी गैसों के लिए नियत होता है। आप इस ट्यूब में कोई भी गैस भरो, लेकिन इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं कैथोड किरणों के लिए Q/m की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो हमने देखा, यहाँ से एक पॉइंट हमें समझ आया कि जो कैथोड किरणों का E/m या कह सकते हैं आवेश और द्रव्यमान का अनुपात गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, समझ गए। और अगर हम जाने कैथोड किरणों के लिए Q/m की वैल्यू, तो आप निकाल सकते हैं कि 1.6 × 10⁻⁹, क्योंकि कैथोड किरण एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं और आवेश भी जानते हैं, तो उसको लिख देंगे 9.1 × 10⁻31। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, आप भी कर सकते हैं, तो 1.76 × 10⁻11 कूलाम पर केजी ये वैल्यू आएगी। देखिए, नॉर्मली आप यहाँ से देखिए ऊपर जाएगा तो 10⁻31 प्लस का 31 हो जाएगा। तो जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 10 की पावर प्लस का 12, इनका अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.176 आएगा। जब यहाँ पर पॉइंट रखेंगे तो ये 10 की पावर 11 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कूलाम पर केजी Q/m की वैल्यू। इसके बाद कैथोड किरण हो चुकी है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एनोड किरण। क्योंकि हमने कैथोड किरण देख ली हैं, अब हम जानेंगे एनोड किरणों के बारे में। देखिए, एनोड किरण, देखिए कैथोड किरण जैसा ही पूरा सिस्टम इसमें है, किसमें? एनोड किरणों में। देखिए यहाँ पर समझिए, ये देखिए सेम लेकिन थोड़ा सा चेंज है। जो हमने अभी बनाया था ना, उसी का थोड़ा सा अपडेट वर्जन। अब हम जो कैथोड लेंगे, उस कैथोड में कुछ छेद होल कर देंगे, है ना। इससे कहते हैं क्या? प्रिफर्ड है क्या? प्रिफर्ड कैथोड, है ना। यानी कि इसमें हमने होल कर दिए, किसमें? कैथोड में, है ना। कैथोड में हमने क्या कर दिए? होल कर दिए। वही सेम आगे सब कुछ सेम होगा। यहाँ पर आप एनोड बनाएंगे,
ठीक है, ये 10⁻³ वही सेम, सब कुछ सेम, ठीक है। ये है अपना नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये अपना कैथोड है, ये अपना एनोड है, ये अपना एनोड है। यहाँ पर आप वैक्यूम ट्यूब भी लगा सकते हैं। देखिए अब समझो, अब इन्होंने यहाँ और वो चीज जो चारों तरफ इन्होंने क्या जिंक की परत लगा दी। अब देखो सिस्टम समझो, इसमें गैस भरी हुई है, क्या भरी हुई है, गैस, वही सेम 10⁻³ नहीं -5 mm ऑफ Hg है ना, और 10⁻³ वोल्ट, हर चीजें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, जब यहाँ से वोल्टेज जाता है, वोल्टेज गया, यहाँ से क्या निकलेंगी, कैथोड से निकलेगी ऋण किरणें, यानी कि कैथोड किरणें। यहाँ से जैसे कैथोड किरणें गई यहाँ से, तो यहाँ पर भरी हुई है गैस, कुछ गैस के पार्टिकल, गैस गैस, तो अब है यहाँ पर है गैस। तो गैस से जब ये जो किरणें टकराएंगी, है ना, इलेक्ट्रॉन, मान लो ये गैस भरी है हाइड्रोजन, हम किसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है 1H1, चूंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। तो जब ये टकराएगा तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे ये किरणें इससे टकराएंगी, इससे ये आयनित हो जाएंगी, आयोनाइजेशन फॉर्मेट में आ जाएंगी। तो आयोनाइजेशन मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा, तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 0। तो बताओ, क्या आप बता सकते हो, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो इसमें थे वो 0 हो गए, तो अब जो एक बचा है, यानी कि जो आयनित गैस है, अब जो आयनित गैस है वो आयनित गैस किरणों के फॉर्म में निकलेगी। देखिए अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये जो आयनित वाला सिस्टम हो गया। अब जब ये इधर से टकराएगा तो टकराने के बाद जो आयनित हाइड्रोजन होगा, यानी कि H+, वो उसकी किरणें इधर से इधर जाएंगी, इधर से इधर जाएंगी। क्यों, क्योंकि H+ पॉजिटिव है, और पॉजिटिव अट्रैक्ट कहाँ होता है, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव क्या है, कैथोड, है ना। तो ये इधर जाएंगी, इधर जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर बैरियर लगा था पहले, तो हमने जो किरणें होती हैं, जो अपनी मतलब जो ये जो किरणें हैं, उनका हमें एहसास नहीं हुआ। अब हमने इस बैरियर के अंदर कुछ होल कर दिए, तो जो यहाँ से जो रेज थी वो अब इस तरफ आती हुई दिखाई दे रही, और यहाँ पर क्या कुछ चिंगारी टाइप प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है, कहाँ, यहाँ पर। तो अब जो उनके माइंड में स्ट्राइक किया, किसके माइंड में, साइंटिस्ट के माइंड में, कि अगर ये किरणें नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो हो ना हो ये किरणें धनात्मक ही होंगी। तो इन किरणों को ही क्या कहा गया, धन किरणें। आप जिस प्रकार मैंने अभी बोला था कि जो ऋण किरणें होंगी वो इलेक्ट्रॉन थी, लेकिन धन किरणें प्रोटॉन नहीं थी। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। लेकिन प्रोटॉन के अगर हाइड्रोजन आपने गैस ली है, तो हाइड्रोजन के केस में प्रोटॉन ही धन किरणें होती हैं। लेकिन अगर अन्य कोई गैस है, जैसे लाइक आपने कोई अन्य गैस ली, तो उसमें प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी उपस्थित होंगे, वो सिर्फ धन किरणें होंगी, वो प्रोटॉन नहीं होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस ली है, तो चूंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद जो आयनित हाइड्रोजन है वो सिर्फ प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन है। समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसके लिए मेन पॉइंट वही सेम, उच्च विभव, उच्च वोल्टेज, है ना, और निम्न दाब, जो कि 10⁻³ 10⁻⁵ mm ऑफ Hg है। आई होप आपको ये पॉइंट पहला क्लियर होगा। इसके बाद देखिए छिद्रदार, ये क्या है, देखो इसको कैथोड ना बोल के छिद्रदार कैथोड बोलिए, क्या, छिद्रदार, ये क्या है, छिद्रदार कैथोड।
छिद्रदार कैथोड का प्रयोग करने पर एनोड से मतलब खुद एनोड से नहीं निकल रही है भाई गैस। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एनोड किरण एनोड से निकलती हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये कैसा कभी यहाँ से नहीं निकली। वो तो जब गैस आयनित होकर ये धन किरणें आई हैं। एनोड किरणें एनोड से नहीं निकलती हैं, लेकिन एनोड की तरफ से आती हुई चलती मतलब आ रही हैं, इसलिए हम उन्हें एनोड किरणें कह रहे हैं। ठीक है, मतलब छिद्रदार कैथोड का प्रयोग करने पर एनोड से कुछ किरणें एनोड की तरफ से कुछ किरणें कैथोड की ओर जाती हैं तथा स्फुरदिति मतलब यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न करती हैं। इन्हें कैथोड किरणें कहा जाता है। यानी कि छिद्रदार कैथोड का उपयोग करने पर कैथोड का प्रयोग करने पर एनोड की तरफ से कुछ किरणें आती हैं जो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? एनोड किरणें या फिर धन किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? धन किरणें या फिर धन किरणें कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर हम इसके दोनों तरफ अगर यहाँ पर पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर हम अगर निगेटिव ले लें और यहाँ पर पॉजिटिव ले लें, क्या लगता है आपको किधर अट्रैक्ट होगी किरणें? क्योंकि किरणें कैसी हैं? रेड किरण, सॉरी धन किरणें हैं। क्या कहा गया? इनको धन किरणें। तो धन किरणें किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? रेड की तरफ, इधर की तरफ आएंगी। समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यदि हम जो विसर्जन नली के दोनों तरफ धन और ऋण लगा दें, पॉजिटिव और नेगेटिव लगाने पर जो किरणें होंगी, जो एनोड किरणें होंगी, वो ऋण की तरफ आकर्षित होती हुई दिखेंगी। इससे हमें पता चला कि किरणें ये कैसी हैं? धन किरणें हैं। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो एक पॉइंट कि अगर हम इसका भी सेम, अगर इसके बीच में अगर हम एक पंखा यहाँ पर रख देते हैं तो इसकी भी परछाई प्राप्त होती है हमें नीचे, है ना? इसकी भी परछाई हमें दिखाई देती है ना? ओके, अवरोध रखने पर मार्ग में पंखी रखने पर ये किरणें उसे घुमाती हैं, अर्थात इसमें कण के गुण होते हैं। देखो, अच्छा कैसे घुमाएंगे? देखो, पहले में भी घुमाया था, इसमें भी घुमाया, अर्थात इससे हमें ये पता चलता है घुमाने से कि ये अगर हम इसमें डालेंगे तो ये पंखा घूमेगा और नीचे परछाई भी देगी। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो ये किरणें हैं वो क्या है? कण है, यानी कि पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल है। जो धन किरणें और ऋण किरणें दोनों ही क्या है? कण है, पार्टिकल है ना? इसके बाद देखिए, ये ऊर्जा का स्थानांतरण कर सकते हैं। मार्ग में अवरोध रखने पर ऊर्जा मार्ग में अवरोध रखने पर छाया भी देते हैं। ये थी अपनी एनोड किरणें, यानी कि धन किरणें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको आइए डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले इनका जो QIM को देख लेते हैं। QIM को देखते हैं, यानी कि आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को धन किरणों के लिए, यानी एनोड किरणों के लिए। QIM
किसके लिए? एनोड किरण, यानी कि धन किरणों के लिए, धन किरणों के लिए। ठीक है, एक आप यहाँ पर चीज समझिए कि इसमें अगर हम जो गैस भरी थी, अगर हम गैस 1 लें, गैस 2 लें, गैस 3 लें, और ऐसे ही अगर हम गैस करते चले जाएं, तो सबके लिए डिफरेंट आ रहा था, सबके लिए वैल्यू कैसी आ रही थी? डिफरेंट। तो अगर हम देखें, जो धन किरणें थी यानी कि एनोड किरणें थी, इन किरणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि अगर आपकी गैस अलग होगी तो आपके लिए गैस अगर अलग अलग है तो Q/M की वैल्यू भी अलग अलग होगी। लाइक आपने हाइड्रोजन भरा था तो अलग होगी, नाइट्रोजन भरा तो अलग होगी। गैस बदलने पर क्या बदलेगा? Q/M की वैल्यू। क्योंकि समझो क्यों बदलेगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है ना? हाँ। आओ समझते हैं। ये मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, इतना आपके लिए काफी है। बस आप इसको याद रखिए कि इसका मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है। और अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन के लिए और Q/M का एनोड किरण यानी धन किरणों में हाइड्रोजन का मान, हाइड्रोजन के लिए वैल्यू सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, यानी कि Q/M की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए सबसे अधिक होगी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो धन किरणें होती है, एनोड किरणें होती है, उनके लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात हाइड्रोजन के लिए सबसे अधिक होता है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैथोड किरण, कैथोड रेज और एनोड रेज। कैथोड रेज यानी कि ऋण किरण, और ये जो थी एनोड रे, ये धन किरणें थी। समझो, देखिए अगर हम इनकी बात करें कैथोड किरणों की, इन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, लेकिन जो ऋण किरण है उन्हें हम प्रोटॉन, मतलब जो धन किरण है यानी कि जो एनोड किरण है उन्हें हम प्रोटॉन नहीं कहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? धन गैसीय परमाणु, धन गैसीय परमाणु कहेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि एनोड किरण या फिर जो अपनी धन किरण है वो क्या वो प्रोटॉन है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो गलत है, क्योंकि वो धन गैसीय परमाणु है या धनात्मक गैसीय परमाणु है, धनात्मक गैसीय परमाणु है। ठीक है, अब देखिए इतना क्लियर होने के बाद थॉमसन का परमाणु मॉडल, यानी कि जो थॉमसन साहब थे उनका एक मॉडल है, उसे हम परमाणु का यानी कि थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहता है? देखिए इन्होंने सबसे पहले, देखिए इनका मॉडल समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट को समझना होगा बस। परमाणु, इन्होंने कहा कि परमाणु गोलाकार होता है, पहला पॉइंट लिख लो उनको, परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु कैसा होता है? गोल होता है, ऐसा थोड़ी वो चपटा हो जाएगा इधर उधर, वो कुछ नहीं होता। क्या होता है? परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होती है, परमाणु की त्रिज्या लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होती है। समझो, परमाणु कैसा होता है? गोलाकार, इन्होंने कहा। और अगर इसकी किसकी, परमाणु की, हाँ, तो यहाँ से यहाँ अगर परमाणु की त्रिज्या देखी जाए तो वो होती है
10⁻⁻10 मीटर, या फिर कह सकते हो आप 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर, ये दिख नहीं रहेगा, एक मिनट इसको इधर थोड़ा दिखा, हाँ, जो 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इन्होंने कहा था कि परमाणु की त्रिज्या लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होती है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एवं धन आवेश परमाणु के भीतर समविभाजन रूप में उपस्थित होता है। यानी कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धन आवेश परमाणु के भीतर समविभाजन रूप में उपस्थित होता है। देखिए आइए देखते हैं। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि इनका जो धन ऐसा एक गोलाकार होने का कहा, इन्होंने ऐसा 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 धन और द्रव्यमान कहाँ उपस्थित होता है, कहाँ उपस्थित होता है, भीतर। कैसे? समविभाजन फॉर्मेट में, इधर नेगेटिव नेगेटिव, इस प्रकार से इन्होंने अपना मॉडल कुछ इस प्रकार से कहा, समझ रहे हैं। यानी कि इन्होंने कहा था कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एवं धन आवेश, संपूर्ण द्रव्यमान एवं धन आवेश इसके भीतर समविभाजन रूप में उपस्थित होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एवं धन आवेश परमाणु के भीतर या इसके भीतर कह सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर परमाणु ज्यादा सही होगा, परमाणु के भीतर समविभाजन रूप में उपस्थित होता है। कहने का तात्पर्य कि संपूर्ण का मतलब परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एवं धन आवेश परमाणु के भीतर समविभाजन रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, परमाणु एक धन आवेशित गोला है, इसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। इन्होंने कहा कि परमाणु जो है ना वो धन आवेशित गोला है, इसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो परमाणु है वो क्या है, धन आवेशित गोला है, इसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। ये इन्होंने कहा था कि जो परमाणु है ना तो टोटली धन आवेशित है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए होते हैं। ठीक है, इसका देखिए परमाणु एक वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। देखिए इन्होंने क्या कहा, परमाणु एक वैद्युत उदासीन होता है। कह सकते हैं परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। वैद्युत उदासीन कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। इसका देखो, लेकिन इनकी कमी भी एक थी कि न्यूट्रॉन की खोज के बाद उसकी स्थिति को ना बता पाए। कहने का तात्पर्य ये था, इन्होंने ऐसा कह दिया कि परमाणु गोलाकार होता है, इसकी त्रिज्या भी 1 एंगस्ट्रॉम बता दी, और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धन आवेश परमाणु के भीतर समविभाजन रूप से उपस्थित होता है। ये भी हमने मान लिया। ठीक है, इन्होंने कहा परमाणु धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन धसे हैं। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। परमाणु एक विद्युत रूप से उदासीन है, जितने धन होंगे उतने ही ऋण होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी बात हमने मान ली।
लेकिन अब हमें ये बताओ, अपने जो चैडविक अंकल थे वो आए, उन्होंने अपनी एक बात कही कि मैं न्यूट्रॉन की खोज कर दी मैंने। अब बताओ न्यूट्रॉन कहाँ रखोगे आप इसमें? आपने तो कह दिया इलेक्ट्रॉन ये है, प्रोटॉन इधर रखा है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन को कहाँ रखोगे? इनकी कमी यही रही, कमी। न्यूट्रॉन की खोज के बाद क्या, न्यूट्रॉन की खोज के बाद उसकी स्थिति ना बता पाए। कौन? अपने थॉमसन अंकल। थॉमसन जो थे ना, उन्होंने स्थिति नहीं बता पाई किसकी? न्यूट्रॉन की, इसीलिए उनका मॉडल रिजेक्ट, हटा दिया। ठीक है। आइए इसके बाद जब एक चीज़ रिजेक्ट होती है तो उसके बाद कोई नए व्यक्ति आते हैं, फिर उसको देखते हैं। आइए इनके बाद भी एक होनहार साइंटिस्ट रदरफोर्ड आए, उनके मॉडल को पढ़ते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, इनके प्रयोग को पढ़ते हैं। ये हो गया अपना पूरा थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके बाद जो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। देखिए ये प्रयोग समझने के लिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो एक हम पहले प्रायोगिक व्यवस्था बना लेते हैं, कैसा होना चाहिए। सबसे पहले देखो एक ऐसा ऐसा, एक सेकंड देखो समझो, ऐसे 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 हमने यहाँ पर लेड ले लिया, लेड ना ना ना, हमने यहाँ पर लेड नहीं, लेड बॉक्स ये है, लेड बॉक्स ये है, ये लेड बॉक्स है, मतलब इसमें शीशा है, चारों तरफ शीशा लगा है, शीशे का बॉक्स है, और ये यूरेनियम है। ठीक है। यहाँ से क्या निकल रहा है? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। नहीं पता भाई क्या लिया है हमने? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, और इससे अल्फा किरणें निकल रही हैं, अल्फा किरणें निकल रही हैं। तो अल्फा जो किरणें निकल रही हैं उसके बीच हमने दो स्लिटें रख दी, स्लिट, स्लिट, ये देखो दो है ना, ये स्लिट, इनको क्या बोलते हैं? स्लिट। ये हमने दो स्लिटें रख दी। क्यों स्लिटें रखी है? क्योंकि जो किरणें है ना वो बहुत तेजी से बहुत सारी निकल रही हैं, हमें कुछ ही लेना है, और बहुत ही पतली जगह से निकले तो हाई वेलोसिटी से जाए, मतलब स्विंग करके निकल जाए, इसलिए हमने यहाँ पर स्लिटें लगाई। और स्लिटें लगाने के बाद ये जो है ना वो अल्फा किरणपुंज है, अल्फा किरणपुंज है, मतलब अल्फा किरणें यहाँ से निकल रही हैं। तो यहाँ से भी ऐसी निकली अल्फा किरणें, निकल गई अल्फा किरणें, है ना, निकल गई यहाँ से अल्फा किरणें। और निकलने के बाद हमने क्या किया? एक यहाँ पर क्या लगा दिया? गोल्ड की प्लेट लगा दी। क्या? गोल्ड की प्लेट, मतलब देखो एक हमें ऐसी प्लेट, देखो कोई भी प्लेट कैसे बनती होगी? उसमें बहुत सारे परमाणु जुड़ते होंगे, तो ऐसे 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 बहुत सारे क्या जुड़ते होंगे? परमाणु, तभी तो एक प्लेट का निर्माण होता है ना। ऐसे 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 प्लेटें अंदर ऐसी भरी जाती हैं, तभी तो वो प्लेट बनती है ना, परमाणु से, तभी तो वो एक प्लेट बनती है। तो उन्होंने क्या किया? एक ऐसी मेटल को ढूंढ लाए, मतलब एक ऐसी एलिमेंट उठा लाए कि जिसको हम बहुत हद तक पीट पीट कर पतला कर सके, उसे इतना पतला कर दें कि उसका साफ साफ परमाणु दिखने लगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, गोल्ड इतनी पतली इतनी पतली इतनी पतली लेयर कर दी कि उसमें टकराने से, जैसे ही अल्फा किरणें टकरा रही थी उससे, तो क्या हो रहा था? और एक चीज और, ये क्या है? अपना गोल्ड फॉइल है, और एक इसके चारों तरफ एक ऐसी करके ऐसी 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 एक वो लगा दी, क्या कहते हैं, एक पट्टी लगा दी। किसकी? जिंक, जिंक की परत है ये। क्या है ये? जिंक की परत है, ये एक जिंक की परत है। जिंक की परत हमने पिछले जो अल्फा
मतलब जो अपना विसर्जन नली प्रयोग उसमें भी देखा था। ये क्या है, जिंक की परत है। क्यों लगाई होगी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रीजन समझो इसके पीछे का क्या है। जिंक की परत, क्योंकि ये जहां जहां चमकेगी हमें समझ आ जाए कि ये अल्फा पार्टिकल टकरा के वहीं गिर रहे हैं। तो ऐसे आए, कुछ ऐसे चले गए, एक सिर्फ सीधा, मतलब एक ऐसा गया और वापस भी लौट के आ गया, वही सेम रिटार्डेशन का, जैसा गया वैसा ही वापस आ गया। कुछ इधर चले गए, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, ऐसे अल्फा पार्टिकल यहाँ पर जाते गए, समझ गए। ऐसे यहाँ से जो अल्फा किरणें यहाँ से निकल रही थी वो ऐसी टकराई और ऐसी निकलती रही। ये इनका पूरा क्या था, क्या था, पूरा एक प्रायोगिक व्यवस्था, यानी इन्होंने लैब में इस प्रकार की व्यवस्था क्रिएट करी होगी, क्रिएट करी थी इस अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, है ना। इस प्रकार की उन्होंने व्यवस्था क्रिएट करी थी। ये अपना डायग्राम अब समझो। यहां से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। ये आपको अगर पूरा यहाँ से देखो, एक लेड बॉक्स है, एक यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा है, तो ये यहाँ से अल्फा किरणें निकल रही हैं। ये सिलेट है, सिलेट से निकलने के बाद जो किरण पुंज, हमने एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल, उससे जब ये टकरा रहे थे, कुछ अल्फा कण इधर की ओर जा रहे थे, कुछ अल्फा कण ऐसे, और कुछ एक जो था हजारों में से एक जो वापस आ रहा था। समझ गए, सिर्फ इतना डायग्राम को समझो। अब इससे जो निष्कर्ष निकले, देखिए निष्कर्ष ये थे कि 20, देखो प्रेक्षण सबसे पहले समझो। प्रेक्षण हमने ये किया कि 20,000 अल्फा कणों की धारा में से अधिकांश कण लगभग 99% सीधे गुजर रहे थे, यानी कि जैसे टकरा रहे थे वैसे ही चले जा रहे थे। समझ रहे क्या, कि इसको भेदते हुए चले जा रहे थे, एकदम काटते हुए प्लेट को, मतलब 90% अल्फा कण जैसे आ रहे थे वैसे ही सीधे गुजर जा रहे थे, है ना। इससे परिणाम ये निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, तभी तो वो टकराकर अल्फा कणों को रोक नहीं पा रहा है, यानी कि जो परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। पहला परिणाम ये निकला। दूसरा प्रेक्षण, 8 से 10 अल्फा कण जो कि थीटा 90 डिग्री के कोण से विक्षेपित हो रहे थे। देखो समझो, कुछ 8 से 10 ऐसे आए तो एकदम ऐसे करके ऐसे 90 डिग्री पर विक्षेपित हो रहे थे। कुछ 8 से 10, 20,000 में 8 से 10 ऐसे अल्फा कण थे जो 90 डिग्री पर विक्षेपित हो रहे थे। इससे हमें परिमाण निकलता है कि परमाणु में धन आवेश उसके केंद्र में संकेंद्रित होता है। देखिए अल्फा कण पर +2 आवेश होता है, मतलब धनात्मक आवेश होता है। तो अगर कोई उसे रोकेगा तो वो कैसा होगा, धनात्मक भी रोक सकता है, क्योंकि ऋणात्मक तो ये कहेगा आओ, मतलब ऋणात्मक क्या कहेगा, अट्रैक्ट करेगा, और धनात्मक कहेगा कि मुझसे दूर भागो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जहाँ 90 डिग्री से इधर उधर हो रहे हैं, इट मीन्स वहां पर धन है, धन आवेश है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो परमाणु के केंद्र में धन आवेश संकेंद्रित होता है। तीसरा प्रेक्षण जो था, 1 से 2 अल्फा कण, थीटा इज इक्वल टू 90। हमने कहा था ना, जो एक पार्टिकल ऐसा था जहां से जा रहा था बिल्कुल 180 का, जैसे यहां से गया और ऐसा ही वापस आ गया। एक ऐसा पार्टिकल होगा, 1 से 2 पार्टिकल, 1 से 2 अल्फा कण थे जो ऐसा कर रहे थे, है ना। इससे हमें ये समझ आता है कि वह धन आवेशित भाग अत्यंत सूक्ष्म है, यानी कि जो धन आवेशित भाग है ना, वो केंद्र में तो उपस्थित है लेकिन बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी जगह पर उपस्थित है ना। ये कह सकते हैं वह धन आवेशित भाग अत्यंत सूक्ष्म है, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, मतलब उन्होंने ऐसा प्रयोग किया, उसके बाद
ये हमने समझ लिया रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणुीय मॉडल क्या है इसको देखते हैं।